हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित भाग के 30 प्रश्न करने वाले हैं। इस कड़ी में अपन ने पिछले 8 वीडियो बना लिए हैं, ये अपना 9वां वीडियो है। तो उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कुछ बार में संख्याएं दे रखी है, जैसे 0.6 बार और दिया हुआ है 0.7 बार और दिया हुआ है 0.8 बार। देखिए बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या है ये बार बार आती है, तो यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये बार बार होगी, ठीक है ना। इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पे हमें पता चलेगा ये 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 8 कितना होता है 22, है ना। तो कितना हो रहा है 21 हो रहा है। 21 का एक हासिल आया 2, इसको जोड़ेंगे तो फिर 21 आएगा और हासिल का जुड़ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3, फिर 21 और हासिल का 2 3, फिर 21 और हासिल का 2 3, और हासिल कितना था इधर 2 बचा था, तो ये 2। देखिए यहाँ पर अपन को 2.333 और फिर इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। यदि मैं और आगे लिखता तो आपको और 3 दिखते, यानी कि इसमें अपन लिख सकते हैं कि जो 3 पे बार है वो इसका सही हो जाएगा। तो यानी कि इसको 2.3 बार अपन लिख सकते हैं। ये अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको टिक कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें कितने सॉल्व होते हैं आपके, फिर मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मोफात के अनुसार रिक्त स्थान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह छात्रों से औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। देखिए मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए मूल्यांकन, दूसरा शिक्षण, तीसरा मापन और चौथा योजना। तो यहाँ पर जो है ये मुफात की परिभाषा है मूल्यांकन की, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न देखो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। एक विद्यार्थी जो कक्षा 5 में पढ़ता है वह 1/2 प्लस 1/3 को सही तरीके से हल कर सकता है। 1/2 प्लस 1/3 को बिल्कुल सही तरीके से हल कर सकता है, यानी कि इसका जो उत्तर है वो सही लाता है। लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि आधे तरबूज के 3 टुकड़े कैसे करें। आधे तरबूज के 3 टुकड़े कैसे करें, यानी कि आधे तरबूज के 3 टुकड़े, समझ रहे हैं आप। आधा तरबूज है और इसके 3 टुकड़े। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, ऑप्शन ए, उसे भिन्नों की अवधारणा का ज्ञान नहीं है। देखो अगर उसको भिन्नों की अवधारणा का ज्ञान नहीं होता तो क्या वो इसको हल कर पाता, लगाइए दिमाग। तो ऑप्शन ए तो अपना गलत हो गया, है ना, उसको भिन्न की अवधारणा का ज्ञान है। चलिए दूसरा देखिए। विद्यार्थी ने इन 2 समस्याओं की निरंतर गणितीय तुल्यता की समझ नहीं है। देखो ऑप्शन बी को आप टिक करिएगा। ऑप्शन सी और डी पढ़ते हैं, उसके बाद अपन बी पर विचार करेंगे। भिन्न का अध्याय कक्षा 5 के लिए कठिनाई स्तर है। ये क्या बात हुई भाई, कक्षा 5 में अपन भिन्न पढ़ा सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी भी अपना गलत हो गया। उसे भाग संबंधी गणनाओं का ज्ञान नहीं है। देखो ज्ञान है उसको, क्योंकि जो ये भिन्न की अवधारणा है ये अपनी जोड़ घटाव गुणा और भाग के बाद ही आती है। ये चारों बच्चा सीख जाएगा, उसी के बाद अपन किसी विद्यार्थी को जो भिन्न के बारे में बतलाएंगे। तो ऑप्शन डी भी अपना गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी को देखो, विद्यार्थी को इन 2 समस्याओं की गणितीय तुल्यता की समझ नहीं है, वो तुल्य नहीं कर पा रहा है इन दोनों को। अगर वो इस 3 भाग को समझ जाए, आधे के 3 भाग कैसे करने हैं, 3 टुकड़े कैसे करने हैं, तो वो 3 से भाग देगा और इसको सोल्व कर पाएगा। लेकिन यदि बच्चे को अगर अपन डायरेक्ट ऐसा लिख के दे दें तो वो इसको जरूर सोल्व करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको ये चीज याद है, तो ये भी कर लेगा, है ना। बटे में 1 लगा के इसका जो है मल्टीप्लीकेशन कर लगा वो। लेकिन उसको जब अपन ने उसको बोला कि भाई इसके 3 टुकड़े करो आधे के, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज गया है। चलिए बोर्ड इसको फटाफट मिटा दो। 96 अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नंबर 1, बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना। देखो ए को टिक करो, अभी टिक लगाना है केवल, ऑप्शन अपन आगे पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे।
दूसरा है रटने की शक्ति का विकास करना। बताइए जरा, गणित कहता है कि बच्चों को रटना सिखाओ? नहीं कहता है, गलत कर दो। सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, केवल सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना गणित शिक्षण का उद्देश्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। यदि आप बच्चों में सवाल हल करने की क्षमता का विकास कर देंगे तो क्या उससे बच्चों का गणितीकरण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। केवल सवाल हल करवाना बच्चों को गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है। देखो ऑप्शन ए है, जो तीनों प्रश्न उसके अंदर समाहित है। देखो, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना। यदि बच्चा तर्कपूर्ण ढंग से सोचेगा तो वो तीनों चीजें जो है ऑप्शन बी, सी और डी, इन तीनों को एक साथ वो कर पाएगा, क्योंकि गणित कहती है, ये गणित शिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि बच्चों में तर्कपूर्ण शक्ति कैसे विकसित हो, बच्चा किस प्रकार सोचे। तो ऑप्शन जो है अपना यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान खेले गए विभिन्न खेलों पर खर्च हुए। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का, है ना। ये अपना एक पाई चार्ट है, बेसिकली ये वृत्त है, और इसका जो संपूर्ण माप होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। सभी जानते होंगे आप, वृत्त का जो संपूर्ण मान होता है वो कितना होता है? 360। देखिए इसके अंदर जो है अलग अलग माप दे रखी है आपको, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। टेनिस पर जो है 45 है, हॉकी पर 63 है, बास्केटबॉल पर है, इस प्रकार इत्यादि इस पर अलग अलग अंश की माप दी हुई है। एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि कुछ भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, और इसका जो 100% है वो कितने अंश के बराबर है? 360। किसके बराबर है? 360 अंश। इसका 100% किसके बराबर है? 360 के। यदि मुझे एक अंश निकालना है, एक अंश निकालना है, क्या निकालना है? एक अंश, तो 360 इस 100 के कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। समझ रहे हैं? अब यदि मुझे मान लिया जाए कि 45 का मान निकालना है, जैसे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ, तो बताइए टेनिस पर हुआ खर्च कितना? अकॉर्डिंग टू प्रश्न इस पाई चार्ट में टेनिस पे आपको दिख रहा होगा 45, तो यानी कि मुझे 45 अंश का कोण निकालना है। तो मैं यहाँ पर अगर 45 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। 45 का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने पे जो है मैं 45 डिग्री का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ। देखो कैसे, काट दीजिए इसको। 46 है, 45 है। चलिए, टेनिस की बात हो रही है ना, ठीक, तो काटेंगे इसको तो ये आएगा 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5 15। फिर 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 5 15। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25/2। कितना आया है? 25/2 बराबर 45 डिग्री। अब 25/2 क्या होता है? 12.5 होता है। 12.5 जो है अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो रहा है? सही हो रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उस वर्ष यदि कुल खर्च होने वाली राशि 2 करोड़ हो, यानी कि ये टोटल राशि जो खर्च हुई है वो कितनी है? 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका मान कितना है पूरा? 360 है ना। 360 किसके बराबर दिया उसने? 2 करोड़ में। 360 डिग्री किसके बराबर दिया? 2 करोड़ के। देखो 2 करोड़ कैसे लिखते हैं? काय दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 360 अगर 2 करोड़ है तो 1 डिग्री का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस 2 करोड़ में 360 का भाग दे दूंगा। लेकिन क्या मुझे एक अंश निकालना है? प्रश्न कह रहा है 2 उसने पूछे हैं। देखो, क्रिकेट और हॉकी, यानी कि क्रिकेट पर खर्च हुए हैं अपने 81, समझना, क्रिकेट पर खर्च हुए हैं 81 और हॉकी पर हुए हैं 63, यानी कि ये हो रहा है 144। तो मुझे 144 का मान निकालना है, तो मैं दोनों तरफ 144 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए काटिए इसको, ये कटेगा 12 दिया 36 और ये कट जाएगा 12 बार। इस प्रकार ये कट जाएगा 3 चौक 12 4 बार। तो यहाँ पर 4 दूना 8 और 1 2 3 4, इस प्रकार ये जो अपना उत्तर आ रहा है
तो ये मेरे ख्याल से आपको 6 0 है। देखिए कौन से ऑप्शन में 6 0 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 45 का 2/3 का प्लस 24 का 5/6। देखिए 45 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका पूछा है 2/3 प्लस 24 का 5/6 प्लस x बराबर दिया गया है 90। बहुत आसान है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसको इससे काट दो, कितनी बार कटेगा 15 बार। इससे इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 4 5 कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना है x और यहाँ कितना है 90। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 प्लस x बराबर 90। 50 इधर आ जाएगा तो 90 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस प्रकार जो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 40। तो मेरे ख्याल से ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है अपना डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कंप्यूटर जी बोर्ड मार्क्स है, इसको मिटाइए अब जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें दिया हुआ है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए ड्यूट, ऑप्शन बी बेकन, ऑप्शन सी यहाँ पर है डटन और ऑप्शन डी है प्लूटो। देखो ये परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के 1-2 प्रश्न मैंने हर वीडियो में डाले हैं, तो आपको पेपर में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो है अपन कम से कम अच्छे प्रश्न तैयार कर लेंगे। 15-16 सेट अगर मैं कराऊंगा तो आपके 15-16 परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट याद रखना है, डटन महोदय द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार बाग की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। देखो आयताकार बाग कैसा होगा, ऐसा होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। लंबाई दे रखी उसकी 30, चौड़ाई दे रखी उसकी 20। आगे देखिए क्या है, इसके बीच में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पार्क है, यानी कि इसके बीचों बीच में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा गया है पार्क, तो पार्क को छोड़कर शेष मैदान का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। देखो ये आयताकार जो है भूभाग है, कोई बाग है, उसके अंदर कोई पार्क होगा गोल गोल वृत्ताकार। तो अपन क्या करेंगे कि इस पूरे बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस क्षेत्रफल में से अपन इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अपने पास जो है बचे हुए शेष हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बचा हुआ शेष हिस्सा है अपने पास। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें से क्या करेंगे अपन घटा देंगे, किसको घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल को, यानी कि पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो अपने पास जो बचेगा वो बचे हुआ हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 20, इसमें से घटाइए। पाई का मान है अपने पास 22/7 और आर की वैल्यू है अपने पास 7 का स्क्वायर। 7 से 1 7 कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास, ये आ गया 600 माइनस 22 7 कितना हो जाएगा। देखो 1 7 बचा है, 1 7 कट गया है तो 154। इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 446 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है ना, चलिए वर्ग मीटर है तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है वो अपन को बताना है। ऑप्शन ए देखिए, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना वही जरूरी है। गणितीय क्रियाओं को अपन नहीं समझेंगे तो किस प्रकार अपन जो है गणित को समझा पाएंगे, है ना। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, अलग अलग दशाओं में गणितीय समस्या को समझना पड़ेगा अपन को। अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन को हल करना अपन को बच्चों को सिखाना पड़ेगा। ऑप्शन सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। देखो अपन ने कुछ भी चीज सोची है, मान लो किसी की भी एज मानी है अपन ने, तो एज को अपन को एक्स वाई इस प्रकार से समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो अपन गणित की क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तीनों चीजें जरूरी है। प्रश्न में पूछा है क्या जरूरी नहीं है, तो हल करने की विधि को समझना। विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना,
विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी है कि अपन को उसको किस तरह से हल करवाना है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें जरूरी नहीं। चलिए अगला देखिए, रिक्त स्थान क्रिया को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि बालक किस क्षेत्र में कमजोर है। देखो ऑप्शन ए है कोष्ठात्मक, ऑप्शन बी उपचारात्मक, ऑप्शन सी निदानात्मक, या ऑप्शन डी विचारात्मक। देखो बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है इसका पता कैसे लगेगा अपन को उसकी जो है निदानात्मक क्रिया को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद किस क्षेत्र में कमजोर है निदानात्मक में पता चल जाएगा, और फिर अपन उसका जो है उपचारात्मक कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो निदानात्मक होता है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, निदानात्मक क्रिया होती है। निदानात्मक क्रिया के बाद जो है अपन क्या करते हैं, उपचारात्मक क्रिया करते हैं। निदानात्मक में क्या है कि पता लगता है कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में कमजोर है। यदि अपन को पता लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो है उसका इलाज कर पाएंगे या उस समस्या को जो है सोल्व कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण अपन यूं भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप कहाँ जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपका क्या करेगा, पहले उसका निदान करेगा। कैसे निदान करेगा भाई, वो बोलेगा कि आप फलानी जांच करवाइए, तो आप वो जो देगा जहाँ पे भी वो लिखेगा वो रिपोर्ट आपको पेश करना पड़ेगी। उस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि मुझे ये बीमारी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको टेबलेट गोली दवाई जो भी उसको उचित लगेगा वो देगा। तो सबसे पहले जो होता है निदान होता है। निदान में अपन जो है पता लगा लेते हैं कि समस्या क्या है, उसके बाद जो अपन उपचार करते हैं। शिक्षण में भी ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निदानात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है, छात्रों के कठिनाई स्तर के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। अभी बताया मैंने आपको, यही सही होगा। ऑप्शन बी देखिए, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि लेना, या छात्रों के लिए गणित कठिन होना। बी सी डी नहीं होगा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर अपना इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P माइनस क्यू। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सिंबल दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा, तो इसका जो मतलब है वो क्या है जरा देखिए। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिजिट दी हुई है 15, और इसका मतलब अपन को निकालना है। देखिए P को अगर 15 माने, Q को 5 माने, तो सेम फॉर्मूला है, लगा दीजिए आप, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 15 माइनस 5 प्लस 15 माइनस 5 बटा Q का मान कितना है 5। 15 में से 5 जाएंगे तो 10 बचेगा, 15 में से 5 गए 10, बटे में है अपने पास 5, काट दीजिए कितना बचेगा, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10 प्लस 2, यानी कि अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 12। और इस प्रकार जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण की कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और जिसमें खोज को प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी प्रायोजना विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। देखो यहाँ पर बात की गई है अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो किस विधि का है, ये आपको याद होना चाहिए। यह सूत्र जो है विश्लेषण विधि का है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि का सूत्र है, विश्लेषण। एक विधि का और है, आगमन का है या निगमन का है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये जो है विश्लेषण विधि का भी सूत्र है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है संश्लेषण विधि का सूत्र है। कौन सी विधि का सूत्र है, संश्लेषण। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत होती है, संश्लेषण और विश्लेषण। विश्लेषण में क्या करते हैं अपन कि इकट्ठा करते हैं, और संश्लेषण में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और विश्लेषण में उसको अपन क्या करते हैं, फैलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राधा से एक शिक्षक ने 13 गुणित 5 गुणनफल कितना होगा ये पूछा। देखो राधा ने क्या किया, राधा ने उत्तर दिया 5, यानी कि 13 5 55 जो होता है उसने बताया, लेकिन होता क्या है बताइए जरा, 65 बताया, गलत बताया उसने। चलिए, किंतु अध्यापक ने कहा लिख कर दिखाओ, तो उसने सही लिख दिया। देखो देखो राधा की क्षेत्र में कमजोर है, लिखा तो सही उसने, लेकिन उसने जो है बोला गलत।
बोला क्या उसने 55, लेकिन लिखा उसने कितना 65, सही लिखकर बताया नहीं 65 लिखा होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, देखिए शिक्षक को अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करवाने चाहिए। देखो ये कोई बात नहीं हुई। ऑप्शन बी देखो, राधा से लिखित कार्य ही करवाया जाए, उससे बोर्ड पर प्रश्न हल करवाया जाए, या ऑप्शन डी उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए तथा पहाड़ों को कंठस्थ कराया जाए। देखो ऑप्शन ए जो है, अधिक से अधिक प्रश्न हल करवाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो बच्ची जो है समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो है बता नहीं पाई है 55 और 65 में अंतर। लिख तो सक्रिय है लेकिन वो बोल नहीं पा रही। तो राधा से लिखित कार्य करवाना, भाई लिखना तो याद है उसको, उसने 65 लिख के बताया। चलो उससे बोर्ड पर हल प्रश्न करवाया जाए। देखो सीबीओ जो है कोई सही तरीका नहीं होता है कि आप बोर्ड पे प्रश्न हल करवा के बच्चों से सिखा सकते हैं। बोर्ड पे तो बच्चा और घबराता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए और पहाड़ी कंठस्थ करवाया जाए। देखिए इसमें जो है 2 लाइनें हैं, बाद वाली लाइन तो मुझे नहीं जम रही है, लेकिन पहली लाइन के अनुसार अपन जो है डी को सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, विद्यार्थी एक वर्ग तथा आयत में विभेद कर सकता है, कब अंतर कर सकता है वर्ग और आयत में। ऑप्शन ए देखिए, जब दोनों की समानता और असमानता का उसको ज्ञान हो जाए। ऑप्शन बी, दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके। ऑप्शन सी, देखते ही चित्र बना सके। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी जो है इसका सही अंतर है, सही होगा। देखते ही चित्र बना सके या दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके, ये भी होना चाहिए, और दोनों में समानता और असमानता ये भी होना चाहिए। तो इसका जो है अपन ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अपना नेपोलियन। कौन है, नेपोलियन का जो है देश की उन्नति के साथ साथ गणित की उन्नति का भी इसमें संबंध माना गया। अगला प्रश्न देखिए, मंजीत विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करता है। 3 + 5 8 लिखता है, 4 + 4 को भी 8 लिखता है, 6 + 2 को भी 8 लिखता है। तो वह किस विकासात्मक स्तर पर है। ऑप्शन ए गुणनखंडीय अवस्था, ऑप्शन बी संक्रिय अवस्था, ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी विभाजनात्मक अवस्था। देखो गुणनखंड तो कर नहीं रहा है, जोड़ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। संक्रिय अवस्था टिक करिए इसको। ऑप्शन सी देखिए परिमाणात्मक अवस्था, परिमाण भी नहीं निकाल रहा है वो, किसी को माप थोड़ी रहा है। चलिए ऑप्शन डी विभाजनात्मक अवस्था, विभाजन भी नहीं कर रहा है वो, संक्रिया लगा रहा है। क्या लगा रहा है, संक्रिया, यानी कि वो जो 8 को है विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग करके 8 प्राप्त कर रहा है ना। 3 में 4 जोड़ रहा है, कहीं 5 में 3 जोड़ रहा है। तो अलग अलग संक्रिया का उपयोग करके वो क्या प्राप्त कर रहा है, 8 को प्राप्त कर रहा है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी समांतर सी डी। इस प्रकार की 2 रेखाएं होगी जो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक कोण बन रहा है 55, और एक यहाँ पर है x और यहाँ पर है 38। इस प्रकार के आपको जो है कोण दिखाई दे रहे होंगे। तो अपन से पूछा है x का मान। मुझे एक बात बताइए, ये आपको याद है इसका मान कितना होता है, सबको याद होगा 180 होता है। अगर मैं यह लाइन खींच दूँ एक, तो इसका और इसका अगर सम करूँ तो 180 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो सेम यहाँ पर कंडीशन बन रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये 38 है, तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा। ध्यान से बताना सोच कर। 180 में से माइनस कर दो, तो कितना माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 142। सेम इसी प्रकार अगर मैं इसको निकालूं तो ये कितना आएगा बताओ जरा। 180 में से 55 को ही माइनस कर दो, देखो यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है। तो मेरे ख्याल से ये कितना आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा 125। तो अब यहाँ पर पूछा गया है इसका मान। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखना लाइन अगर ड्रॉ करी मैंने, तो ये एक एम लाइन ड्रॉ करी, तो ये तीनों आपस में समांतर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो अब मुझे बताओ कि ये जो लाइन है इसको ऐसे आगे तक बढ़ा दिया और इसको ऐसे आगे तक बढ़ा दिया, ये
दोनों समांतर लाइन है और इसको एक ये तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, तो एक ही और जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है बताइए जरा। 180 होता है, लेकिन इसमें ये वाला नियम मत लगाओ, इसमें एक नियम और देख लो। चलो ये जो z वाला होता है इसको बोलते हैं अपन एकांतर कोण, z आकृति में। ये 38 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो अपन से पूछा ये पूरा कोण, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 38 और 55 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना आंसर आया अपने पास बताओ, 8 और 5 13 है ना, 5 और 3 8 और 1 9, 93 यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, या एक बार और मैं इसको मिटा के बताऊं। चलिए एक बार और देख लीजिए। देखो इस प्रकार की दो रेखाएं हैं और ये वाला कोण अपन से पूछा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा कोण अपन से पूछा है, ये दिया हुआ है 55 और ये दिया हुआ है 33। अब ये लाइन ड्रॉ कर ली तो ये यहाँ पर जो बन रहा है एकांतर कोण है, ये जेड वाला जो बनता है ना ऐसे इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ये 33 है तो ये भी 33 होगा। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 55 है तो ये भी 55 होगा। इस प्रकार ये पूरा कोण जो है 33 और 55 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 93। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि व्यास पाई 22/7 लिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या दिया हुआ है, जो वृत्त की परिधि है यानी कि जो 2πr है, समझना ध्यान से, 2πr है वो किससे, उसके व्यास से। व्यास जो होता है d होता है और त्रिज्या का डबल होता है। तो व्यास से कितनी ज़्यादा है भैया, व्यास से इसमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। चलिए अपन को बताना है वृत्त की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें जो भी त्रिज्या दे रखी है सबका मान रख के देख लो। अगर ये जो है कंडीशन फॉलो होती है तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज अपना जो ऑप्शन जो भी सही होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन रख के देखता हूँ। देखो क्या दिया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि मैं रखता हूँ आर का मान 5, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 5, 2 गुणित 5 मतलब 10 प्लस 30 यानी कि 40 तो आने रहा है स्क्रॉल करने पर, यानी कि ऑप्शन ए अपना जो है क्रॉस। ऑप्शन बी देखो क्या है, ऑप्शन बी है 7, यानी कि आर का मान अगर मैं 7 रखूँ तो देखो क्या आ रहा है 22/7 गुणित आर का मान 7, और आर का मान 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 30, ये देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितना होगा 44, 14 और 30 44 हो रहा है, यानी कि अपना जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। देखिए कितने आसानी से हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को परिभाषित करने के लिए कहती है। अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज। शिक्षिका का क्या उद्देश्य है। नंबर 1, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुजों की समस्या को हल करने में सहायता करना। ऑप्शन सी, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। या ऑप्शन डी, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखो क्या सभी प्रकार के बोला उसने, यानी कि उसमें सभी प्रकार के चतुर्भुज, जिसमें अपन कह सकते हैं समलंब की भी बात हो जाएगी, है ना, समांतर की भी बात हो जाएगी, ये सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। और वर्ग की भी बात हो रही है और आयत की भी बात हो रही है, और एक और पतंग। सभी प्रकार की जो परिभाषा चतुर्भुज की परिभाषा याद करने के लिए कहती है। तो शिक्षिका का जो उद्देश्य है वो ऑप्शन डी मुझे सही लग रहा है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में वो विद्यार्थियों की समझ को विकसित करना चाहती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक सेब का मूल्य 1 रुपये 70 पैसे है, ऐसे ही 8.5 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। एक सेब का मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.70 पैसा, तो 8.5 दर्जन का पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए एक दर्जन में जो है कितने होते हैं 12 होते हैं। तो 8.5 दर्जन यानी कि 8 दर्जन प्लस आधा दर्जन, तो 8 दर्जन में कितने होंगे
बताइए 12 आठी 96, 8.5 दर्जन है तो आधा दर्जन हो, यानी कि 6 सेब और जुड़ जाएंगे उसके अंदर। 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102, यानी कि 102 सेब का मूल्य पूछा गया है आपसे। एक सेब का मूल्य दिया है 1.70, तो 102 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको आता ही होगा, ठीक है ना। सत्रह हजार 1734 मेरे ख्याल से जो है इसका, चलिए 2 संख्या पॉइंट लगेगा इसमें ना, 173.40 इसका सही हो जाएगा। 2 संख्या पॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी उत्तर में 2 संख्या बाई पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार से अपना है 173 आंसर आ जाएगा। ये गुणा मैंने कैसे किया है, अगर आपको इसकी ट्रिक देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप बड़ी आसानी से भी ये गुणा करना सीख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। राधा ने बाजार से एक केक खरीदा तथा उसका 1/4 भाग किसको दिया, नीना को। देखो जितना जितना दिया है वो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, यानी कि एक्स केक खरीदा और इसका 1/4 भाग दिया नीना को। किसको दिया, नीना को। और इस केक का 1/3 भाग किसको दिया भैया, बताइए जरा किसको दिया, सोनू को दिया। अब ये दे दिया ये दे दिया, तो बचा कितना, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन और उसको इसमें से घटा देंगे, तो x + 4 + x + 3 को जोड़कर अगर मैं x में से घटा दूं तो जो बचा हिस्सा वो आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार। बिल्कुल आ जाएगा, जितना दिया है उसका पूरे में से घटा दो, तो देखो क्या आएगा, 3x और 4x 7x हो जाएगा, प्लस 4 दिया कितना हो जाएगा 12। देखो 3x + 4x 7x, 4 दिया 12। तो अभी x में से घटाना है, तो 12x हो जाएगा ये, माइनस 7x और बटे में कौन है 12। 12 में से 7 गए तो 5x/12 बचा हुआ है। बताइए बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है। अब पूछा है उसने कि बचे हुए का आधा भाग किसको दिया, बताइए जरा। बचे हुए का जो आधा भाग है वो उसकी माँ को दे दिया, यानी कि इसका आधा भाग। मुझे बताइए आधा भाग यानी 1/2 का गुणा करेंगे, है ना। तो कितना बचा, 5x/24 मम्मी को दे दिया, तो बचा कितना 5x/24 ही बचेगा, क्योंकि आधा दिया है, आधा ये है तो आधा भी यही होगा, है ना। तो इस प्रकार जो अपना ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5/24 भाग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अध्यापिका अनाम, एक मिनट, हाँ, आप एक गणित के अध्यापक हैं तथा कक्षा 3 में गणित पढ़ा रहे हैं। आपने श्याम पट पर किताब रखकर उसके चारों ओर लाइन खींच दी। क्या कर दी, ऐसी किताब रख दी और उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी किताब की। चलिए आपके द्वारा खींची गई लाइनों का योगफल क्या होगा, बताइए जरा। किताब का क्षेत्रफल होगा, किताब का परिमाप होगा, किताब की आकृति होगी और उसमें से कोई। किताब रखी, किताब बना दी, चारों लाइनें क्या है, सिंपल सा है, परिमाप है ना। उसके चारों तरफ का माप है, उसका परिमाप है, परि यानी चारों ओर का माप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अध्यापिका अनामिका बच्चों के विकास हेतु गणित को भविष्य मानती है। उसके अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है, देखो ऊपर वाली लाइन तो यूं ही दे दी इसने, यहाँ जो है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यहाँ से जो अपना प्रश्न मेन यहीं से शुरू हुआ है, ये किसका है, तो ये लोक महोदय द्वारा दिया गया कथन था। तो इस प्रश्न पत्र में मैंने 3 परिभाषाएं ली है, तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 4:05 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है अपन को। देखो ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 95 और ऑप्शन डी 95.5। देखो इस प्रकार की घड़ी है, तो इसको समझो क्या है। यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9। इस टाइम पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, सबको पता होगा, है ना। अब देखो बात क्या हुई है, 4:05, यानी कि ये जो सुई है ये 4 पे है यहाँ पर, है ना।
मैं इसको ऐसे डेट डेस करके बनाता हूँ। कहाँ पर है 4 पर, और 5 मिनट है, यानी कि 5 मिनट 1 पे होता है तो 5 मिनट होते हैं ना, ये सुई है यहाँ पर। अब ये 4 पे है, ये 5 मिनट खिसक गई, ये भी 5 मिनट खिसक गई, यानी कि यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री का। लेकिन जरा एक बात बताओ मुझे, जब 5 मिनट की सुई यहाँ खिसकेगी तो ये भी तो कुछ ना कुछ खिसकेगा। 4 और 5 के बीच में 5 भाग होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मिनट में ये भी तो कुछ खिसकेगा। ये 5 मिनट वाली सुई यहाँ खिसकी है तो घंटे वाला थोड़ा बहुत तो आगे खिसकेगा ना, यानी कि 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा अपना जो है वो 92.5 यहाँ पर ऑप्शन है, आंख मीच के इसको लगा देना, सही हो जाएगा। जब क्यों लगा देना, 90 तो होगा नहीं, 90 से ज़्यादा होगा, तो ए ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी है 85। 85 कैसे होगा भाई, 85 तो हो नहीं सकता है, 90 से कम तो हो ही नहीं सकता है, 95 ज़्यादा हो जाएगा, और 92.5 जो है अपना सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर सही हो गया। चलिए, आज अपन ने गणित भाग के 30 प्रश्न करे हैं, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपके साथ आगे जारी रहेगी। थैंक यू।